सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुशवाहा आपके पाठ्यक्रम का विषय विशेषज्ञ हूँ। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं इस मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं जहाँ पे हम एसक्यूएल क्वेरी में जो रोज रिट्रीव होती हैं उनकी संख्या को सीमित करना, उस पर हम ध्यान देंगे, जो कि हम वेयर क्लॉज के थ्रू देखेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो डेटा हमारे पास रिट्रीव हो रहा है वो डेटा एक डिस्प्ले जो हम करेंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो। तो हम इन दोनों चीज़ों पे आज का जो हमारा विषय है इसी पे हम बात करेंगे। आपको याद होगा हमने पिछली बार एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की बात की थी और इसमें हमने डेटा क्वेरी लैंग्वेज की बात की थी जिसमें हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट की बात की थी। तो जो हम आज पढ़ने वाले हैं वेयर क्लॉज, वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों टेबल हम लोग यूज करेंगे अपनी क्वेरी में। पहला टेबल है डिपार्टमेंट्स टेबल। डिपार्टमेंट्स टेबल में हमारे पास 4 फील्ड हैं: डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी, और आप देख सकते हैं वैसे ही हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल के अंदर टोटल 11 फील्ड हैं, जिसमें एम्प्लॉय आईडी से लेके हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास है। इन्हीं टेबल को हम अपनी क्वेरी में इस्तेमाल करेंगे। ये हमने पिछली बार पढ़ा था एसक्यूएल क्या होता है, तो मेरे ख्याल से आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। ये एक स्टैंडर्ड भाषा है जिससे हम डेटाबेस में से अगर हमें कभी भी डेटा को रिट्रीव करना है तो हम इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि जैसे हमारी बाकी लैंग्वेज होती हैं, जैसे सी है, C++ है, जावा है, वैसे ही एसक्यूएल है। ये लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड भाषा है जो कि हम RDBMS जितने भी डेटाबेस होते हैं वहाँ से डेटा को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ में हमने पिछली बार पढ़ा था DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हमने बात की थी सेलेक्ट स्टेटमेंट की, कैसे हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। हमने एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टेटमेंट की क्षमताओं को भी देखा था। क्षमताओं में हमने देखा था प्रोजेक्शन, प्रेडिक्शन, उसके बाद सिलेक्शन हमने देखा था, और उसके बाद हमने देखा था जोड़ना, ज्वाइन। तो ये हमने DQL में पिछली बार पढ़ा था। और हमने DML को भी देखा था, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जब भी हम अपने डेटाबेस में कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग 3 कमांड यूज करते हैं: इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो ये चीज़ें भी हमने पिछली बार देखी थी। चलिए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। सो जैसा आप देख सकते हैं आज का टॉपिक हमारे पास एक तो जो डेटा हम रिट्रीव कर रहे हैं अपने डेटाबेस से उसको सीमित करना, लिमिट करना, और दूसरा जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है उसको हमें सॉर्टेड वे में रखना है। तो शुरू करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए वेयर क्लॉज क्या होता है ताकि हम इसका अच्छे तरीके से उपयोग कर सकें। तो जो वेयर क्लॉज का मतलब होता है, जब भी हम जो भी सेलेक्ट स्टेटमेंट से हमारा डेटा आता है उसमें अगर हमें कोई फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है और उस एम्प्लॉय टेबल में मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। हम एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय को देखना चाहते हैं या एक डिपार्टमेंट के हिसाब से एम्प्लॉय को देखना चाहते हैं तो हम वहाँ पे वेयर क्लॉज को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ के, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है 100 जिसका डिपार्टमेंट आईडी 100 है। अब हम देखना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट आईडी 100 में कितने लोग हैं, तो हम वेयर क्लॉज में इसको यूज़ करके उससे फिल्टर लगा के हम देख सकते हैं। वेयर क्लॉज जनरली हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, अपडेट स्टेटमेंट के साथ, डिलीट स्टेटमेंट के साथ ज़्यादा प्रयोग करते हैं और हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है। नीचे आप देख सकते हैं इसका सिंटेक्स, अगर आप ध्यान दें तो सिंटेक्स में हमने क्या लिखा हुआ है: सेलेक्ट, जितने कॉलम हमें शो करने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम रहेगा, वेयर कंडीशन, जो भी कंडीशन जिसके के थ्रू हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि डेटा को हम लिमिट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हम उन सारे लोगों को, एम्प्लॉयज़ को देखना चाहते हैं जो कि डिपार्टमेंट 90 में है। तो आप देख सकते हैं हम वेयर क्लॉज के माध्यम से हम 90 के हिसाब से कंडीशन लगा सकते हैं और फिर हम उन डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। अब आपके सामने हमारी जो सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स में आप देख सकते हैं हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पहले से बात किया था। अब आप देख सकते हैं उसमें एक वेयर क्लॉज ऐड हो गया है, वेयर कंडीशंस। आप कंडीशंस हमने एस इसलिए लगाया है कि एक से ज़्यादा आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो जो कंडीशन आप लगाएंगे उसके हिसाब से डेटा हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे हमारे पास कंडीशन, हम मतलब कंडीशन क्या दे रहे हैं, हम उन लोगों को देखना चाहते हैं जिनका डिपार्टमेंट आईडी 90 में है। जितने ऐसे लोग हैं उनका एम्प्लॉय आईडी देखना चाहते हैं, उनका लास्ट नेम देखना चाहते हैं, उनकी जॉब आईडी देखना चाहते हैं, डिपार्टमेंट आईडी देखना चाहते हैं एम्प्लॉयज टेबल में। तो आप देख सकते हैं हमने क्वेरी में वही लिखा है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, लास्ट अंडरस्कोर नेम, जॉब अंडरस्कोर आईडी, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू 90।
तो जो भी डिपार्टमेंट 90 में होंगे उसके बेसिस से फिल्टर होगा और आपको सारे एम्प्लॉयज का डेटा ना दिख के सिर्फ जो लोग डिपार्टमेंट 90 वाले में काम करते हैं उन्हीं का डेटा दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं हमें 3 एम्प्लॉय दिख रहे हैं, 100, 101, 102, किंग नाम का जो है, ये 3 लोग इस डिपार्टमेंट 90 में काम करते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग्स का और डेट्स का। पिछली बार हमने बोला था कि जब भी हम क्वेरी लिखते हैं तो क्वेरी में आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं या डेट को यूज करते हैं तो हमेशा सिंगल कोट्स में उनको क्लोज करना है, वो जरूरी है। दूसरी चीज हमने बात की थी कि जब भी हम कैरेक्टर को यूज करते हैं तो कैरेक्टर केस सेंसिटिव होता है और हम जब डेट की बात करते हैं तो डेट वैल्यू फॉर्मेट सेंसिटिव होती है। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे कैरेक्टर को केस सेंसिटिव बता रहे हैं, लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं हमने कैपिटल लेटर में अजय लिखा हुआ है और स्मॉल लेटर में भी हमने अजय लिखा हुआ है। अगर हम जब इसे क्वेरी में सर्च करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों अलग होंगी, कैपिटल लेटर अलग होगा, स्मॉल लेटर अलग होगा। तो अपर केस और लोअर केस का आपको ध्यान रखना है क्योंकि कैरेक्टर जब भी हम इस्तेमाल करते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं डेट की, तो डेट का भी फॉर्मेट एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट होता है, डिफॉल्ट जिसे कहते हैं, आपको वैसे ही इस्तेमाल करना है। जैसे अगर हम ये जो हमने सिंटेक्स लिया हुआ है या ऑरेकल का लेके रखा हुआ है, तो जब अगर हम ऑरेकल इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो डेट का फॉर्मेट है वो dd, दैट इज आपको डे बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद मंथ बताना पड़ेगा और उसके बाद ईयर बताना पड़ेगा। जैसे हमारी नीचे क्वेरी लिखी हुई है, सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम, जॉब अंडरस्कोर आईडी, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, आप देखिए सिंगल कोट्स में हमने स्ट्रिंग को लिखा हुआ है अजय, जिसका पहला लेटर कैपिटल है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कैरेक्टर और डेट दोनों के फॉर्मेट्स होते हैं, कैरेक्टर केस सेंसिटिव होता है। अब आइए हम चल के बात करते हैं कंपैरिजन कंडीशंस की। तो ये जितने भी आप ऑपरेटर्स देख रहे हैं ये सारे के सारे हम अपनी क्वेरी में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इक्वल टू की, तो इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा, आप देख सकते हैं ऑपरेटर भी लिखा है, उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। वैसे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हम इस्तेमाल करना है, या लेस देन अगर हम इस्तेमाल करना है, या लेस देन और इक्वल टू की बात करते हैं, या नॉट इक्वल टू। तो ये सारे के सारे कंपेरिजन कंडीशंस जो हैं आप अपनी क्वेरी में लगा सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार बताया था, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, और आप वैल्यू को कैलकुलेट करके डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कंपैरिजन कंडीशन का उपयोग किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमें एम्प्लॉइज टेबल में उन सारे लोगों का नाम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और सैलरी चाहिए जिनकी सैलरी 3000 से कम है या बराबर है। तो जितने भी ऐसे लोग आएंगे उन सभी का नाम, लास्ट अंडरस्कोर नेम हमें चाहिए और सैलरी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे आउटपुट में आपको वो सारे के सारे सैलरी वाले लोग दिख रहे हैं जिनकी सैलरी या तो 3000 है या 3000 से कम है। अब हमारे पास अन्य कंपैरिजन कंडीशंस भी बहुत सारी हैं, तो हम कुछ जो इंपॉर्टेंट है हम उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा ऑपरेटर है बिटवीन एंड, हमेशा ध्यान रखिएगा बिटवीन और एंड को साथ में इस्तेमाल करना है। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो डेट्स के बीच में या दो वैल्यूज के बीच में हमें कोई डेटा फेच करना होता है या रिट्रीव करना होता है डेटाबेस से, तो हम बिटवीन एंड यूज करते हैं। लेकिन हम इन्हें अलग अलग इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये साथ में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास इन है, इन सेट पे काम करता है, जो भी सेट के अंदर रहता है उसके हिसाब से वैल्यू फेच होती है, तो हम इनको भी देखेंगे। उसके बाद हमारे पास लाइक कमांड है या ऑपरेटर है। लाइक से हमें क्या पता चलेगा, लाइक हमें पैटर्न मैचिंग के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नाम है जिनका हमें कैरेक्टर पता है कि उसके नाम में ए आता है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता हूं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लाइक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं और नाम को फेच कर सकते हैं अपने डेटाबेस से। इसमें हम वाइल कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, परसेंटेज साइन को यूज करते हैं और अंडरस्कोर को यूज करते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर इज नल, नल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नल एक अनअवेलेबल जो कि शून्य या रिक्त स्थान नहीं होता है। तो अगर हमारे पास कोई नल वैल्यू है, उसको हमें फेच करना है या निकालना है, रिट्रीव करना है, तो हम इस नल को यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू हम डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए हम इन सभी का उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम बिटवीन एंड को देखते हैं। आप बिटवीन एंड में देख सकते हैं कि जब भी मुझे दो डेट्स या दो वैल्यू के बीच में मुझे कहीं डेटा फेच करना है अपने डेटाबेस से, तो हम बड़े आराम से बिटवीन एंड कंडीशन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम उन सारे लोगों का लास्ट अंडरस्कोर नेम, मतलब उनका लास्ट नेम, सैलरी देखना चाहते हैं एम्प्लॉइज टेबल में जिनकी
सैलरी का जो रेंज है 2500 से 2700 के बीच में है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो 2500 और 2700 भी इंक्लूडेड है। मतलब अगर किसी की सैलरी 2500 है तो वो भी इसमें शो होगा और जिसकी 2700 है वो भी शो होगा। तो मतलब इसका मतलब है ये इंक्लूसिव है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो सारे लोगों के नाम और सैलरी आ रही है जिनकी सैलरी 2500 से 2700 के बीच में है। तो आप देख सकते हैं 12 रोज रिट्रीव हो रही है। अब बात हम करते हैं इन कंडीशन की। इन कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी मैं सेट में डिफाइन करता हूं उस सेट में से ये डेटा को एक एक करके मैच करता है और मैच करके जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके हिसाब से वैल्यू को डेटाबेस से रिट्रीव करता है। जैसे यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं, हम एम्प्लॉयज टेबल में से उन लोगों की एम्प्लॉय आईडी, लास्ट अंडरस्कोर नेम, सैलरी और मैनेजर आईडी देखना चाहते हैं जिनका मैनेजर आईडी या तो 10 हो या तो 101 हो या तो 201 हो। तो जो लोग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब जो इस सेट में हैं, उनका ही वैल्यू फेच होके आपके स्क्रीन पे आपके सामने आएगा या टेबल में आएगा एक्सट्रैक्ट होके। तो आप देख सकते हैं हमारा जो नीचे टेबल आप देख रहे हैं उस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमें मैनेजर आईडी 101 दिख रही है, 201 दिख रही है। 10 नाम की कोई मैनेजर आईडी नहीं है, इसलिए वो उसका हमें कोई डेटा फेच नहीं हो रहा है। तो ये इन सेट का तरीका है जिससे हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन कंडीशन को यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम लाइक कंडीशन की बात करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया लाइक एक पैटर्न मैचिंग के लिए हम यूज करते हैं, या आप बोल सकते हैं वाइल्ड कार्ड सर्च है। और इसके साथ हमारे पास 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोई भी डेटा को सर्च करते हैं। जैसे कि परसेंटेज साइन जो रहता है ये डिनोट करता है 0 और मेनी कैरेक्टर्स। 0 मतलब कुछ भी नहीं होगा या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर इस टाइप की हमें सर्चिंग करनी है तो हम इस परसेंटेज साइन को यूज करेंगे। दूसरा है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर आप देख सकते हैं अंडरस्कोर सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए होता है। मतलब अगर हमें कोई एक कैरेक्टर के बेसिस पे सर्चिंग करनी है तो हम इस अंडरस्कोर को यूज करते हैं। तो चलिए आइए हम उसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण में हमने लिखा हुआ है हमें ऐसे लोगों के नाम देखने हैं जिनका स्टार्टिंग कैरेक्टर कैपिटल एस है और उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता या बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। इसका मतलब अगर कैपिटल एस से कोई किसी का नाम शुरू हो रहा है तो वो भी सेलेक्ट होगा, एक कैरेक्टर वाला भी सेलेक्ट होगा और उसके बाद अगर कितना भी लंबा नाम है वो भी सेलेक्ट होगा। तो इसको हम लाइक के कंडीशन के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी क्वेरी कैसी रहती है, सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लाइक कंडीशन। तो इससे आप कोई भी नाम को सर्च कर सकते हैं। ये एक दूसरा उदाहरण है आप देख सकते हैं जिसे पैटर्न मैचिंग के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कैसे नाम सर्च करने हैं। पहला कैरेक्टर जो है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए से कैपिटल ए स्मॉल जेड से कैपिटल जेड, कोई भी पहला कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन बाद का जो सेकंड कैरेक्टर है वो डिफाइन है, वो ओ होना चाहिए, वो भी स्मॉल लेटर होना चाहिए या लोअर केस में होना चाहिए। उसके बाद कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, चाहे वो ए हो जेड हो, कुछ भी हो सकता है और कितने भी लेंथ का हो सकता है। तो आप देखिए हमने क्वेरी लगाई हुई है तो हमने लिखा हुआ है सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम लाइक पहला अंडरस्कोर है, फिर हमने ओ लिखा हुआ है स्मॉल ओ एंड देन परसेंटेज साइन और सिंगल कोट्स में हमने लगा के रखा हुआ है। अब देखिए हमारा आउटपुट को ध्यान से देखिए। पहला कैरेक्टर आप देख रहे हैं कुछ भी हो सकता है, के भी दिख रहा है, एल भी दिख रहा है, पी भी दिख रहा है, टी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है। दैट मींस पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेकंड कैरेक्टर को देखिए, सेकंड कैरेक्टर हमेशा ओ रहेगा, वो भी स्मॉल लेटर्स में रहेगा, उसी के हिसाब से मैचिंग हो रही है। और उसके बाद हमने परसेंटेज साइन दिया हुआ है। परसेंटेज का मतलब कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं और किसी भी टाइप के कैरेक्टर हो सकते हैं। तो आप देखिए एच भी आपको दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है। तो इस तरीके से हम पैटर्न मैचिंग करते हैं जिसमें हम लाइक कंडीशन को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नल कंडीशन की। नल को भी हमने पिछली बार पढ़ा था, नल की भी कंडीशन को हम देखते हैं। तो अगर हमारे कोई भी कॉलम में नल है और मुझे उसको देखना है, उसको फेच करना है कि कहां पे नल है, तो उसके लिए हम इस नल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां हमने क्वेरी में क्या लिखा हुआ है कि हमें मैनेजर आईडी इज नल, मतलब जिनकी भी मैनेजर आईडी नल है उनका लास्ट अंडरस्कोर नेम मैनेजर अंडरस्कोर आईडी एम्प्लॉइज टेबल से हमें डिस्प्ले कराना है। तो अगर हम ये क्वेरी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा मैनेजर अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर मैनेजर अंडरस्कोर आईडी इज नल। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट लास्ट अंडरस्कोर नेम में देखिए किंग है और उसका मैनेजर आईडी नल है। सो इस तरीके से हम नल कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं लॉजिकल कंडीशंस की। सो लॉजिकल कंडीशंस में हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर रहते हैं वो एंड रहता है, और रहता है, नॉट रहता है। तो जब हम एंड की बात करते हैं
तो एंड में हमारे पास कंडीशन कैसी रहती है, जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब वो हमें रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगी तभी हमारा आउटपुट जो मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, रिटर्न ट्रू मिलेगा। अब हम और के बारे में बात करते हैं। और में क्या है, जब दोनों कंडीशन में कोई भी एक ट्रू हो जाती है तो हमारे रिटर्न जो मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। तो आप देख सकते हैं एंड एंड और के बीच में डिफरेंस। तो आइदर ऑफ द कंडीशन जो हम कह रहे हैं अगर ट्रू हो जाएगी तो और में हमें रिटर्न ट्रू मिल जाएगा। और नॉट के कंडीशन में हम क्या कहते हैं, जब भी मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये मुझे हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। तो चलिए हम उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं कि एंड और एंड नॉट को कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने वेयर क्लॉज में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम एंड की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने कंडीशन क्या लगा के रखी है, एंड की कंडीशन लगी हुई है वेयर क्लॉज में। और हमने कंडीशन क्या डाल के रखी है, जिनकी भी सैलरी 10,000 से ज्यादा है या बराबर है, और मतलब एंड जॉब अंडरस्कोर आईडी लाइक सिंगल कोट्स में हमने परसेंटेज मैन लिखा हुआ, मैन परसेंटेज और क्लोज किया है। तो ये जब दोनों मैन जिसकी भी जॉब आईडी मैच करेगी और सैलरी 10,000 या 10,000 से ज्यादा होगी, उन्हीं लोगों का डेटा डिस्प्ले होगा, वही डेटा रिट्रीव होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेबल रिट्रीव हो रहा है, 7 रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो रहे हैं। उन 7 में अगर आप सैलरी को कॉलम को देखेंगे तो आप देख सकते हैं सबकी सैलरी 10,000 से बराबर होगी या 10,000 से ज्यादा है। और साथ में आप जॉब आईडी अगर देखेंगे तो देखिए सब में मैन आपको दिख रहा है, PU_man, SC_man। सो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी उतना ही रिकॉर्ड हमारा फेच होगा और आपके डिस्प्ले में आएगा। तो ये हमारा एंड कंडीशन है, मतलब जो दोनों कंडीशन ट्रू है तब हमें आउटपुट मिलेगा। अब चलिए हम और के बारे में बात करते हैं, और ऑपरेटर का उपयोग कैसे करते हैं। अब चलिए वही कंडीशन हम दोबारा और के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं हम और को कैसे लगा रहे हैं। कंडीशन को ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा हुआ है, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, मतलब जिनकी भी सैलरी 10,000 के बराबर है या ज्यादा है, और जॉब अंडरस्कोर आईडी लाइक मैन हमने करके दिया हुआ है। तो अब आपको ध्यान देना है कि इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो सारा का सारा डेटा आपका फेच होएगा और आपको डिस्प्ले होगा। तो आप देख सकते हैं जॉब आईडी को देखिए और सैलरी को देखिए, तो जिनकी भी सैलरी 10,000 या 10,000 से ज्यादा है उन सभी की सैलरी दिख रही है आपको, और साथ में जिनकी भी जॉब आईडी मैन है वो सारे के सारे दिख रहे हैं। इसलिए आप शुरू में देखेंगे 100, 101 और 102 वाले को अगर आप देखें, 103, 108 वाले को देखेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, तो आप देख सकते हैं उनका जॉब आईडी अलग है लेकिन सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो वो भी आ रहे हैं। और सेकंड वाला देखिए उनकी सैलरी कम है बट उनका जो जॉब आईडी है वो मैच कर रहा है तो वो भी आ रहे हैं। तो और का मतलब होता है कोई भी दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो उन सारा का सारा डेटा आपका फेच होगा और आपका डिस्प्ले होगा। अब चलिए हम नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो नॉट ऑपरेटर का उपयोग करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने कंडीशन ये देके रखी है कि हमें उन एम्प्लॉयज का लास्ट अंडरस्कोर नेम और जॉब आईडी डिस्प्ले करानी है जिसकी कंडीशन क्या हम बोल रहे हैं, जिनकी जॉब आईडी इसके अंदर नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिनकी इसमें नहीं है, नॉट इन, इस सेट के अंदर नहीं है। तो देखिए हमने क्या डिफाइन करके रखा हुआ है, IT_program, ST_clerk एंड SA_rep। तो जिनकी भी ये जॉब आईडी नहीं है उसके अलावा जो रिकॉर्ड है वो हमें फेच करना है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो आउटपुट आया है उसमें आपको ये तीनों जो जॉब आईडीज हैं आपको कहीं नहीं दिखेंगी क्योंकि नॉट इन हमने यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से हम नॉट इन का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए हम प्रेसिडेंस की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंस आपको याद होगा हमने पिछले वाले में भी बात की थी, प्रेसिडेंस रूल, क्योंकि जब भी हम कोई भी क्वेरी को रन करेंगे तो वो हमेशा प्रेसिडेंस को फॉलो करती है, उस नियम के हिसाब से ही सारी चीजें चलेंगी। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंस ऑर्डर आपके सामने है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है, उसका इवैल्यूएशन, उसके बाद कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर्स होते हैं, फिर कंडीशंस ऑपरेटर्स होते हैं, फिर इज, नल, लाइक इनका रहता है, उसके बाद बिटवीन आता है, और उसके बाद छठे नंबर पे नॉट लॉजिकल कंडीशन, एंड लॉजिकल कंडीशन और लॉजिकल कंडीशन। तो आप देख सकते हैं सबसे अगर प्रेसिडेंस हाई की बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर की रहती है, और अगर हम सबसे लो की बात करें तो और की रहती है। तो चलिए हम एक उदाहरण देखते हैं और उस उदाहरण में हम देखते हैं कि कैसे हम इस प्रेसिडेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें याद है आपको कि हमने पिछली बार बोला था कि अगर मुझे प्रेसिडेंस को चेंज करना है, मतलब किसी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस बढ़ाना है, तो कोष्ठक का इस्तेमाल, मतलब पैरेंथेसिस का इस्तेमाल आपको करना है, जिससे आप किसी भी नियम को ओवरराइड कर सकते हैं। तो चलिए उदाहरण से हम इस चीज को समझते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंस के नियम हम जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपनी क्वेरी में और कोई भी इस्तेमाल किया, एंड को भी इस्तेमाल किया हुआ है।
तो अभी हमने देखा प्रेसिडेंस का जब हम क्रम देखते हैं तो उस क्रम में जो पहले प्रायोरिटी मिलेगी वो एंड को मिलेगी और दूसरी जो प्रायोरिटी मिलेगी मतलब लास्ट प्रायोरिटी मिलेगी वो और को मिलेगी। उसी के हिसाब से आपकी क्वेरी रन करेगी। तो आप देख सकते हैं इसका अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट कैसा निकलना चाहिए। सबसे पहले एंड कंडीशन इंप्लीमेंट होगी, मतलब जॉब अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू एड अंडरस्कोर प्रेस एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000। ये पहले एग्जीक्यूट होगा। जो भी डेटा इसको मैच करेगा वो पहला आउटपुट होगा। तो देखिए पहला इसको जो मैच कर रहा है वो एक ही कंडीशन में एक ही वैल्यू मैच कर रही है, वो है किंग की, तो वो आपको पहला डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद और कंडीशन इंप्लीमेंट होगी। और में क्या होगा, जॉब अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू एससी अंडरस्कोर रेप और जॉब अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू एडी अंडरस्कोर प्रेस। उसके बाद और कंडीशन होगी, तो जो भी इसमें से कंडीशन फुलफिल होगी उसके हिसाब से बाकी डेटा मेरा डिस्प्ले होगा। तो आपको हमेशा प्रेसिडेंस को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी क्वेरी गलत हो सकती है। तो जब भी आप क्वेरी लिखें तो हमेशा प्रेसिडेंस का ध्यान रखें। और आपको तो पता ही है कि अगर हमें प्रेसिडेंस को चेंज करना है, ओवरराइड करना है, तो हमें ब्रैकेट या पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना है। इसी क्वेरी को मैंने अलग अलग पार्ट में करके दिखाया है, जिससे कि आप ये समझ सके कि कैसे प्रेसिडेंस काम कर रहा है। तो देखिए हम उसी क्वेरी को ब्रेक किए हैं और ब्रेक करके देखिए पहले हमने ये शो करना चाह रहे हैं कि एंड सबसे पहले इंप्लीमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं हमने कंडीशन जो लिखी हुई है, सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा जॉब अंडरस्कोर आईडी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज where job underscore ID equals to add underscore press and salary is greater than 15,000। तो आप देख सकते हैं इसके हिसाब से सिर्फ हमें एक रिकॉर्ड फेच हो रहा है किंग का, और उसके बाद फिर हमारा और कंडीशन लग रहा है, और कंडीशन आपके नीचे दिख रहा है आपको। उसके बाद हमारा एंड और मैंने दोनों को लेकर रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं पहला वाला जो रिकॉर्ड है वो एंड कंडीशन से फेच हो रहा है, और बाकी जितने भी आपको रिकॉर्ड दिख रहे हैं वो और कंडीशन से फेच हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रेसिडेंस काम करता है। अब देखिए प्रेसिडेंस को हमने ओवरराइड किया हुआ है, तो सेम क्वेरी को हम ले रहे हैं। यहां हम अपने एग्जीक्यूशन को दूसरे तरीके से फोर्स कर रहे हैं। एक लोअर ऑपरेटर को हम हाई प्रेसिडेंस देना चाहते हैं, तो हम कोष्टक मतलब पैरेंथेसिस का उपयोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्वेरी में हमारा देख सकते हैं हमने क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेरी है, सेलेक्ट लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा जॉब अंडरस्कोर आईडी कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर। अब आप देखिए ब्रैकेट हमने इस्तेमाल किया हुआ है, और इस ब्रैकेट जो इंप्लीमेंट हो रहा है ये और के लिए होगा। तो हमने ब्रैकेट में जॉब अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू एससी अंडरस्कोर रेप और जॉब अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू एड अंडरस्कोर प्रेस। तो आप देख सकते हैं अब ये ब्रैकेट के अंदर आ गया है, तो इसका मतलब है और की जो प्रायोरिटी है वो एंड से ज्यादा हो गई है। किसके कारण, पैरेंथेसिस या कोष्टक के कारण। तो अब यहां पे क्या होगा, पहले इन दोनों की वैल्यू के हिसाब से फेच होगा। तो आप देख सकते हैं अब हमारा रिजल्ट भी बदल गया है। सेम क्वेरी थी, कंडीशन हमने लगाया, ब्रैकेट्स को इस्तेमाल किया। पहले हमें बहुत रिकॉर्ड मिल रहे थे, यहां पे हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड मिल रहा है। तो अब ये क्यों मिल रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें और इंप्लीमेंट होगा, तो और के हिसाब से जो भी डेटा इन दोनों को क्वेरी को सेटिस्फाई करेगा वो सारा का सारा डेटा आ जाएगा। अब जो भी डेटा आउटपुट मिलेगा उसका एंड होगा सेकंड वाली कंडीशन के साथ। तो जो भी आउटपुट हमारे और से मिला उसका हम एंड करेंगे, और सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000। तो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब हमें एंड का आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं जो हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड और का जो है जो एंड के साथ मैच कर रहा है वो है एड अंडरस्कोर प्रेस। बाकी के सारे रिकॉर्ड हमें मैच नहीं कर रहे, इसलिए सिर्फ हमें एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये ध्यान देना है आपको। तो हम ब्रैकेट को यूज करके आप प्रेसिडेंस को बदल सकते हैं, और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी क्वेरी को चला सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम दूसरी बात करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज की। ऑर्डर बाय क्लॉज का मतलब क्या होता है, जब भी हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, फेच करते हैं, तो हम जब उसको डिस्प्ले करते हैं तो उसको हमें सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब आपका डेटा प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब जिससे अच्छा दिखे। तो हम जब प्रेजेंटेबल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम उस डेटा को किस फॉर्म में रख सकते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि हम किस तरीके से रखना चाहते हैं। तो ऑर्डर बाय क्लॉज को हम यूज करके हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी चीज को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या कहता है, सेलेक्ट जो भी कॉलम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 फ्रॉम टेबल अंडरस्कोर नेम, जो भी टेबल आपके पास है। ऑर्डर बाय, अब आप यहां पे देख सकते हैं हम ऑर्डर बाय एक या एक से ज्यादा कॉलम पे कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा एक से ज्यादा कैसे करते हैं। एक तो हमें बहुत आसानी से समझ में आता है, ऑर्डर बाय एक कॉलम के हिसाब से करेंगे तो या तो असेंडिंग कर सकते हैं या तो डिसेंडिंग कर सकते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा मल्टीपल कॉलम आ जाते हैं तो हमारा ऑर्डरिंग कैसे होगा वो हम आगे चल के देखेंगे। तो ये हमारा सिंटेक्स है, और हम ऑर्डर बाय क्लॉज को तब यूज करते हैं जब हमें एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में अपने डेटा को डिस्प्ले कराना होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम ASC यूज करते हैं, ये डिफॉल्ट होता है। अगर आप ना भी लिखें
तो जो भी डेटा आपका डिस्प्ले होगा बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। हाँ, लेकिन अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो DESC आपको लिखना पड़ेगा, जिससे कि हम बता सकें कि हमारा जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब चलिए ये उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल को लिया हुआ है और आप देख सकते हैं उसका डेटा भी आपके सामने फेच होके पड़ा हुआ है, जिसमें हमारे पास टोटल 5 रिकॉर्ड हैं। अब इसमें अगर हम मान लीजिए ऑर्डर बाय क्लॉज इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम अपने डेटा को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे पहली जो क्वेरी लिखी, अगर मैं मतलब डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर आप चाहें तो आप ASC लिख भी सकते हैं, आप ना चाहें तो भी ना लिखें, तो दोनों चीजें चलती हैं। तो देखिए अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाई EMP_name। तो देखिए EMP_name जो आप नाम देख रहे हैं SRSRR करके, ये हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर होगा तो आपको ध्यान रखना छोटे से बड़ा, मतलब अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर Z आएगा। सो ये EMP_name के हिसाब से हम ऑर्डर बाई कर सकते हैं। अब इसी चीज को मान लीजिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना चाहते हैं, तो हमारी क्वेरी कैसी रहेगी, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय EMP नेम और फिर हम लिखेंगे DESC। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा डेटा है पूरा, जो तीनों आपको कॉलम दिख रहे हैं, वो किसके बेसिस पे, EMP_name के बेसिस पे ऑर्डर होंगे। अब ये डिसेंडिंग है, तो डिसेंडिंग का मतलब ये बड़ा से छोटा। तो जब हम कैरेक्टर में बात करते हैं तो कैसा होगा, पहले Z आएगा, फिर X आएगा और इस तरीके से ये क्रमबद्ध चलता रहेगा, A तक आएगा। तो ये डेटा आप मेरे ख्याल से समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसका आउटपुट जनरेट होगा। तो इस तरीके से हम असेंडिंग या डिसेंडिंग तरीके से अपने डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक क्वेरी रन की हुई है। इस क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, hire_date, मतलब डेट के हिसाब से हम अपने सारा जो डेटा है जो फेच कर रहे हैं उसको हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं hire_date के हिसाब से हम यहाँ पे क्या क्या चीजें सेलेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं। सबसे पहला last_name, job_ID, department_ID एंड hire_date फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाई, उस कॉलम का नाम दिया है जिसके बेसिस पे मैं ऑर्डर बाई करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट आया हुआ है वो पूरा का पूरा जो ऑर्डरिंग हुई है, सॉर्टिंग हुई है, वो hire_date के बेसिस पे हुई है। तो आप देखिए सबसे छोटी डेट आपको सबसे पहले दिख रही है और धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। तो 1987 आपको दिख रहा है और देखिए जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं 1994 आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ हमने ASC नहीं लिखा है, तो डिफॉल्ट जो रहता है वो असेंडिंग होता है। हाँ, लेकिन डिसेंडिंग करना होगा तो आपको लिखना पड़ता है। अब देखिए उसी चीज को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, सेम क्वेरी हमारे पास है। अब आप देख सकते हैं हमने DESC लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमें जो डेटा चाहिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो हमारा hire_date के हिसाब से सारा का सारा डेटा एक रिवर्स ऑर्डर में आपको दिखेगा। आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी डेट है 2000 आपको दिख रही है, वो सबसे टॉप में दिख रही है और जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे ये आखिर में जाके 1987 तक जाएगी, मतलब बड़े से छोटा। तो आप इस कॉलम के बेसिस पे इसको सॉर्ट करते हैं। तो जनरली एक कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग करना बहुत आसान होता है, लेकिन आप सोचिए अगर मुझे एक से ज्यादा कॉलम पे अगर सॉर्ट करना है तो फिर क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं उदाहरण से कैसा होगा। साथ में हम एक चीज और कर सकते हैं, हम एलियास को भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखिए हमने एलियास बना के रखा हुआ है, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था। तो एलियास जनरली क्या होता है, हम किसी भी क्वेरी, जो छोटी छोटी क्वेरीज लिखते हैं, हम उसका उपनाम दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एंड सेल देके रखा हुआ है हमने, और उसके द्वारा भी हम ऑर्डर बाई कर सकते हैं। तो देखिए आप क्वेरी को थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने लिखा है सेलेक्ट employee_ID, last_name, salary multiplied by 12। अब इसका नाम हमने दे दिया एंड सेल फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाई। देखिए उसी उपनाम के थ्रू हम ऑर्डर बाई कर रहे हैं और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो आप देखिए हमारा आउटपुट उसके द्वारा भी हो सकता है। तो उपनाम के माध्यम से भी आप ऑर्डर बाई कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो मैंने बोला था आपको मल्टीपल कॉलम्स अगर हमें करना है तो कैसे होगा। तो आप देखिए यहाँ हमारे मल्टीपल कॉलम्स हैं। तो मल्टीपल कॉलम्स में आप देख सकते हैं हमने यहाँ ऑर्डर बाई किसके हिसाब से कर रहे हैं, डिपार्टमेंट_ID के हिसाब से भी कर रहे हैं, सैलरी के हिसाब से भी कर रहे हैं। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा होगा? थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम के बेसिस से हम ऑर्डर बाई कर रहे हैं। शायद हम 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो आपको ये सोचना है कि ऑर्डर बाई अब कैसे काम करेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए हमारा जो ऑर्डर बाई हो रहा है वो डिपार्टमेंट_ID से भी हो रहा है और सैलरी से भी हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास डिपार्टमेंट ID कॉलम है, तो ये बहुत ही आसान सी बात है कि सबसे पहले हमारी जो ऑर्डरिंग होगी वो डिपार्टमेंट ID से होगी। तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट_ID के बेसिस पे आपका last_name, डिपार्टमेंट_ID, सैलरी
फ्रॉम एम्प्लॉय जो हम फेच कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट आईडी से। तो देखिए आपका जो आप अगर डिपार्टमेंट आईडी हमारे आउटपुट में देखेंगे तो देखिए 10 है, 20 है, 50 है, इस तरीके से ऑर्डर में आपको दिख रहा है। तो ये तो करना बहुत आसान था। अब उसके बाद वाले को हम देखते हैं, सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सैलरी की जब मैं बात कर रहा हूं तो सैलरी हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, DAC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। तो जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि सैलरी के हिसाब से भी ऑर्डरिंग हो जाएगा, लेकिन आप सोचिए अगर सैलरी के हिसाब से भी हम इसको दोबारा से शफल कर देंगे, दोबारा चेंज कर देंगे, तो पहले वाले कॉलम का ऑर्डरिंग का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पहला वाला कॉलम का जो डेटा है उसमें जो कॉमन डेटा होगा उसके ऊपर दूसरा वाला कॉलम का काम होता है। तो आप देखिए जैसे अगर हम देखें डिपार्टमेंट आईडी, आप देखें 10 देखें, 20 देखें, तो 20 देखिए 2 है, 20 के 2 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। तो अब 20 के जो 2 रिकॉर्ड हैं उसके ऊपर हमारा सैलरी का काम आएगा और सैलरी क्या करेगी, उसके ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए एक 6000 है, 13000 है, तो 13000 ऊपर चला गया क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है और 6000 नीचे आ गया। तो आपको ध्यान रखना है पहले कॉलम का जो कॉमन डेटा होता है उसके ऊपर दूसरा कॉलम का अफेक्ट आएगा, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो। वैसे 50 वाला रिकॉर्ड जो है वो भी वैसे ही काम कर रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये आज का हमारा सारांश था, समरी था, जो कि आज हमने पढ़ा। हमने ये सारी चीजें देखी। हमने क्या क्या देखा, आज हमने वेयर क्लॉज के बारे में देखा, वेयर क्लॉज को कैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज करते हैं। हमने ये भी देखा कि इसको आप अपडेट डिलीट में इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलेक्ट में यूज कर सकते हैं। साथ में हमने बहुत सारे कंपैरिजन कंडीशंस भी देखे, बिटवीन एंड देखा, इन देखा, लाइक देखा, नल कंडीशन देखा, लॉजिकल कंडीशन में हमने एंड को देखा, और को देखा, नॉट को देखा, और ये सारे को साथ हमने ऑर्डर बाय क्लॉज को भी यूज किया। तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में देखी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वेयर क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जो हम पढ़ रहे हैं आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेके रखें। धन्यवाद।